Hello students, good morning everybody. You are all once again welcome at the online platform of Bhavana Institute of Science. Let's read the next poetry, Keeping Quiet, composed by पाब्लो नेरुदा। यानी ये पोएम जो है पाब्लो नेरुदा के द्वारा लिखी गई है। कीपिंग क्वाइट यानी शांत रहना, चुप रहना। यानी इस पोएम के माध्यम से कवि जो है वो ह्यूमन बीइंग को हर प्रकार की जो एक्टिविटी है उसके लिए स्टॉप करना, वास्तव में कोई वो पूरी एक्टिविटीज को स्टॉप करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बट जो एनवायरनमेंट को हमारी एक्टिविटीज के द्वारा जो हार्म होता है, जो क्षति होती है, उसके बारे में अवेयर कर रहे हैं इस पोएम के माध्यम से कवि कीपिंग क्वाइट। तो आइए हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको इस पोएम का जो थीम है उस थीम के बारे में बता रहे हैं, यानी विषय वस्तु जो है। द पावर ऑफ साइलेंस एंड थॉट एज ए मीन्स ऑफ कॉम्प्रिहेंडिंग एंड एंगेजिंग विद द वर्ल्ड इज द थीम ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। यानी ये जो कॉम्प्रिहेंडिंग एंड एंगेजिंग विद द वर्ल्ड और दुनिया के साथ में अपने आप को एंगेज कर लेना, संसार के साथ अपने आप को एंगेज कर लेना, यही इसका थीम है। द पावर ऑफ साइलेंस यानी खामोशी या शांति की शक्ति, एंड थॉट एज ए मीन्स ऑफ कॉम्प्रिहेंडिंग, यही समझने का साधन है, माध्यम है, एंड एंगेजिंग विद द वर्ल्ड और संसार की एक्टिविटीज के अंदर अपने आप को व्यस्त कर लेना या काम में लगा देना, अपने आप को उलझा देना, इज द थीम ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। यही जब पोएम कीपिंग क्वाइट है उसका थीम है। इन ऑर्डर टू डेवलप ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देमसेल्व्स एंड देयर सराउंडिंग्स, यानी इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें यह बताने जा रहे हैं कि इन ऑर्डर टू डेवलप ए बेटर अंडरस्टैंडिंग, यानी एक अच्छी समझ को विकसित करते हुए आपस में, देमसेल्व्स आपस में, एंड देयर सराउंडिंग्स और अपने आसपास के वातावरण के बारे में समझना। द पोएट एम्फसाइजेस ऑन स्टिलनेस एंड वॉचिंग नेचर, कवि कहते हैं या कवि इस बात के ऊपर जोर देते हैं कि हमें स्टिलनेस अपनाना है एंड वॉचिंग द नेचर, यानी स्थिर होना है, शांत हो जाना है और केवल प्रकृति में जो घटित हो रहा है या जो सीन नेचर के द्वारा हमें दिखाए जा रहे हैं या जो प्रकृति सीन हमें देती है, हम केवल उसका अवलोकन करें। प्रकृति में क्या हो रहा है, प्रकृति किस तरीके से परिवर्तित होती है, क्योंकि प्रकृति की हर छोटी से छोटी वस्तु जो होती है वो हमें प्रेरित करती है, वो हमें इंकरेज करती है, क्योंकि प्रकृति की छोटी से छोटी एक्टिविटी भी या वस्तु भी वो हमारे मन को खुश कर देती है, बदल देती है। द स्पीकर मेक्स द क्लेम दैट, यानी इस पोएम के माध्यम से वक्ता ये दावा करते हैं कि वन कैन डेवलप ए सेंस ऑफ वननेस, यानी एक व्यक्ति वननेस का सेंस विकसित कर सकता है। वननेस यानी यूनिटी, एकता, विथ वंस सराउंडिंग्स, अपने आसपास के वातावरण के साथ में, एंड अदर पीपल और दूसरे लोगों के साथ में एकता का भाव या समझ विकसित कर सकता है। किसके द्वारा? बाय रिमेनिंग साइलेंट एंड ऑब्जर्विंग, शांत रह करके और नेचर का ऑब्जर्व करके।
The poem also considers how the modern world may be noisy and distracting. कवि इस कविता के माध्यम से यह भी सोचते हैं कि how the modern world may be noisy, कि आधुनिक दुनिया जो है वो कितना शोरगुल से भरा हुआ हो सकता है, एंड डिस्ट्रैक्टिंग, और ध्यान आकर्षित कर देने वाला या भ्रमित कर देने वाला, एंड हाउ स्पेंडिंग सम टाइम टू बी साइलेंट एंड स्टिल, और वह यह भी आग्रह करते हैं कि किस तरीके से हम थोड़ा सा जो समय है वो बिताते हैं, टू बी साइलेंट, खामोश होते हुए, एंड स्टिल कैन बी ए हेल्पफुल स्ट्रेटजी, जो कि हमारे लिए एक सहायक स्ट्रेटेजी हो सकती है, स्ट्रेटेजी यानी प्लान फॉर ऑब्टेनिंग क्लैरिटी एंड इनर कॉल, स्पष्टता और हमारी अंतरात्मा में शांति को अर्जित करने के लिए। तो ये था इस पोएम का थीम, और इसके ऊपर ये क्वेश्चन अब बन सकता है कि राइट द थीम ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। तो आपको ये थीम लर्न करना है, और फिर यदि क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है तो उसका आंसर मैं यही थीम आपको मेंशन करनी है। अब हम इस पोएम के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, स्टेंजा बाय स्टेंजा। आपको यहां एक्सप्लेनेशन बताई जाएगी इसके साथ में। तो इसका फर्स्ट जो स्टेंजा है उसके बारे में बात करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। यानी इस लाइन के माध्यम से कवि हमें ये बता रहे हैं कि नाउ वी विल काउंट टू 12, यानी कि अब हम 12 तक गिनेंगे। कितने तक गिनना है? 12 तक। यानी यहां 12 का मतलब ये होता है घड़ी के ऊपर जो टाइमिंग होता है, 12 घंटे जो होते हैं, 12 आवर्स जो होते हैं, और वैसे ये 24 घंटे का टाइमिंग पीरियड होता है। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, यानी कवि इस लाइन के माध्यम से हम सबसे आग्रह कर रहे हैं कि हमें 12 घंटे जो है, मतलब मैं 12 तक गिनता हूं और आप सब स्टिल हो जाएं, शांत हो जाएं, किसी तरह की भी जो एक्टिविटीज है उसको नहीं करें। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, केवल एक बार पृथ्वी के इस चेहरे पर। अब यहां फेस पृथ्वी का चेहरा, यानी इसको कहते हैं सरफेस। तो कवि इस पंक्ति के माध्यम से हमें आग्रह कर रहे हैं कि 24 घंटे में केवल हमें शांत रहना है, या 12 घंटे हमें शांत रहना है, ताकि लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। कवि इस माध्यम से हमें कहते हैं कि हमें किसी भी भाषा के अंदर बात नहीं करनी है, बिल्कुल शांत हो जाना है, कुछ भी नहीं बोलना है। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। आइए हम एक पल के लिए शांत रुक जाए, एंड नॉट टू मूव आवर आर्म्स सो मच। और किसी भी एक्टिविटीज को करने के लिए हमें अपने हाथ या बाजू जो है उनको भी नहीं हिलाना है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल स्थिर हो जाना है। अब कुछ नहीं करना है, बिल्कुल भी स्थिर हो जाना है, तो फिर गुजारा कैसे होगा? वो इस लाइन के माध्यम से कभी हमें ये पूर्ण या निष्क्रिय होने के लिए नहीं कहता है, बल्कि वो कहता है कि जो भी एक्सप्लॉइटेशन हम कर रहे हैं, प्रकृति को जो हम हार्म कर रहे हैं, नुकसान जो पहुंचा रहे हैं, हमें उससे कंट्रोल करना है, प्रकृति को किसी भी तरीके से हानि नहीं देना है। तो देखिए अब ये जो स्टेंजा बताया गया है उसका फुल एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं आपको यहां बता रहा हूं। The poet here requests everyone to count till 12 in their own mind and to stop for a while. कवि इस लाइन के माध्यम से हमें ये आग्रह कर रहे हैं कि everyone to count till 12, यानी हर व्यक्ति को 12 तक काउंट करना है, in their own mind, केवल अपने दिमाग में, and to stop for a while, और थोड़ी देर के लिए रुक जाना है। Maybe this 12, हो सकता है ये जो 12 कवि ने यहां स्पष्ट किया है, बताया है, रेफर्ड बाय द पॉइंट इज द 12 आवर्स इन द क्लॉक। हो सकता है
घड़ी के 12 घंटे जो होते हैं उसके बारे में बताया गया हो, और द 12 मंथ्स इन द ईयर हो सकता है एक वर्ष के अंदर जो 12 महीने हैं उसके बारे में इंडिकेट हो, संकेत हो, यह भी तो हो सकता है। यानी ये 12 मीन्स या तो घड़ी के जो 12 घंटे होते हैं कभी उसकी ओर संकेत कर रहे हो, या फिर एक वर्ष में जो 12 महीने होते हैं उनका सिग्नल उसकी तरफ भी हो सकता है। He wants to everyone to stop and calm down, यानी कभी चाहते हैं कि हर व्यक्ति रुके और शांत हो जाए। The poet urges everyone not to speak in any language, कभी हर व्यक्ति से यही आग्रह करते हैं कि आप किसी भी भाषा में, ऐसा नहीं कि हम इंग्लिश में बात नहीं करें तो हिंदी में कर लें, हिंदी में नहीं तो हमारा जो ग्रामीण या क्षेत्रीय जो भाषा होती है, रीजनल लैंग्वेज जो हमारी होती है, हम उसमें बात कर ले। नहीं, कभी हमसे ये आग्रह करते हैं कि हमें किसी भी भाषा में बात नहीं करना है। As we all know that, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि there are different language spoken in the different parts of the earth, हम सबको पता है कि पृथ्वी के अलग अलग भागों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। We sometimes become a barrier, जो कि कभी कभी हमारे बीच में या हमारे लिए एक बैरियर बन जाता है। अब बैरियर जिसको ऑब्स्टेकल भी कहते हैं, अवरोध होना, मतलब इन आवर यूजिंग द वर्ल्ड, जैसे कि अ बैरियर इन आवर वे फॉर पीस, यानी संसार के विभिन्न प्रकार के जो देश हैं, जो पृथ्वी के हर अलग अलग जगहों पर स्थित है, और हर देश की, हर क्षेत्र की, हर प्रोविंस की यानी प्रांत की अलग अलग भाषा होती है। तो हम जो तरीका अपना रहे हैं शांति का, उस वे फॉर पीस के अंदर, यानी शांति का जो रास्ता हम अपना रहे हैं उसके अंदर यह एक बैरियर हो सकता है। सो ही आस्क्स पीपल नॉट टू स्पीक, इसलिए कभी कहते हैं कि हमें किसी भी भाषा में बात नहीं करना है। नॉट ओनली दिस, केवल यही नहीं, ही ऑल्सो वांट्स अस टू स्टॉप मूविंग आवर आर्म्स, केवल वो हमें चुप रहने के लिए और हमारी एक्टिविटीज को रोकने के लिए ही नहीं, बल्कि ये भी आग्रह करता है कि हमें अपनी बाजुएं या बाहें हिलाना भी बंद कर देना है। बाय यूजिंग द वर्ड आर्म, यानी यहां पर कवि ने जो शब्द आर्म्स यूज किया है, ही मीन्स द वेपन विच आर यूज्ड बाय डिफरेंट कंट्रीज, यानी ये आर्म्स का मतलब क्या होता है? वैसे आर्म्स यानी बाजू होती है, बट यहां आर्म्स जो वर्ड है इसमें कवि का तात्पर्य है वेपन, उन हथियारों से है, वेपन्स विच आर यूज्ड बाय डिफरेंट कंट्रीज, और ये आर्म्स जो है, वेपन जो है, अलग अलग देशों के द्वारा यूज किया जाता है टू रेज ए वॉर अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के खिलाफ यूज शुरू करने के लिए। सो बेसिकली द पोएट इज डिमांडिंग पीस फ्रॉम ऑल ऑफ अस, इसलिए कभी हम सबसे ये चाहते हैं कि शांति बनाए रखें, एक दूसरे से युद्ध ना करें। एक देश दूसरे देश पे आक्रमण कर देता है, अब प्राचीन समय में एक स्टेट दूसरे स्टेट पे आक्रमण करता था, अलग अलग धर्मों के लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं, जाति के नाम पे लड़ते हैं। तो कवि इस पंक्ति के माध्यम से ये आग्रह करते हैं कि हमें एक दूसरे से लड़ाई झगड़े नहीं करना है। प्रकृति ने हमें मानव जीवन दिया है, ईश्वर ने हमें मानव जीवन दिया है, तो हमें हमारी जो कार्य है उसको करते हुए अपने जीवन का आनंद लेना है और भाईचारे से
एक दूसरे के साथ में सहयोग करते हुए आगे से आगे कदम बढ़ाना है। स्टेज नंबर 2, अब कवि ये कहते हैं कि यदि हमने ऐसा कर दिया, हम शांत रह गए, हमने हर एक्टिविटी को बंद कर लिया, यानी कि लड़ना झगड़ना बंद कर लिया 12 घंटे या 12 महीने 1 वर्ष के, तो उसका परिणाम क्या होगा? तो सेकंड स्टेज के अंदर कवि क्या बता रहे हैं? इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, एक्सोटिक, विलक्षण, स्ट्रेंज पल होगा ये। विदाउट रस, विदाउट इंजन, विदाउट रुस, रुस का मतलब होता है भागदौड़, जल्दबाजी करना। विदाउट इंजिन्स, यानी किसी भी वाहनों की इंजनों की आवाज नहीं आएगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक रहेंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, और एक अचानक विचित्रता का आभास होगा। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हैव वाल्स, यानी ये कोल्ड सी, अब कोल्ड सी वो क्षेत्र आता है ध्रुवीय प्रदेश, जैसे कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल, जहां पर बर्फ जमी हुई रहती है। तो उस क्षेत्र के बारे में बताया है जहां पर मछुआरे वुड नॉट हैव वेल्स, की मछुआरे जो है वेल नाम की जो मछलियां होती है उनको नुकसान नहीं पहुंचाएं, क्योंकि ये पर्यावरण का विनाश है। जितनी ज्यादा हम इसको यूज करेंगे, पकड़ेंगे, तो वेल फिश जो है वो नष्ट हो जाएगी। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और जब हम अपनी एक्टिविटीज बंद करेंगे तो लोगों को अपने घायल हाथों की तरफ देखने का अवसर मिलेगा, क्योंकि बार बार नमक इकट्ठा करके उनके हाथों में घाव बन जाते हैं, उनके पोर बन जाते हैं उंगलियों में नमक की वजह से। तो उस अपनी इंजरी को ठीक करने में उनके पास में पर्याप्त समय होगा। तो देखिए अब ये जो स्टेज आ गया है उसको हम फुली एक्सप्लेन करते हैं। पॉइंट सेज दैट इट वुड बी ए रेयर सिचुएशन, कि यदि हम चुप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, किसी भी तरह का हरकत नहीं करेंगे या पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही रेयर सिचुएशन रहेगी। When there will be no engines working, जिस समय किसी भी वाहन का इंजन काम करता हुआ नहीं होगा। Here he wants to see that, कवि यहां इस बात का बल देते हैं कि if everything comes to stand still, कि हर चीज यदि स्थिर रहेगी, it will be a very different moment, तो ये बहुत ही एक भिन्न पल होगा। If all the engines like the vehicles, यदि वो सारे इंजन जैसे कि वाहनों की एंड मशीन स्टॉप, किसी भी वाहन का या मशीनों का इंजन स्टॉप होगा तो पॉल्यूशन नहीं होगा, और पॉल्यूशन नहीं होगा तो एनवायरनमेंट को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। तो वो कहते हैं कि सब प्रकार के जैसे वाहनों के इंजन है या मशीन के इंजन स्टॉप हो जाएंगे, रुक जाएंगे, देन देयर विल बी ए सडन स्टिल सिचुएशन, तब देखना इस संसार में अचानक विचित्र परिस्थिति बनेगी, स्थिति बनेगी। एज द वर्ल्ड विल एक्सपीरियंस ए सडन कामनेस, जैसे कि संसार जो है वो अचानक शांति का अनुभव करेगा। पीपल विल नॉट बी इंटरेस्ट टू अचीव मटेरियल थिंग्स वन आफ्टर अनदर, और फिर लोगों में ये भागदौड़ नहीं रहेगी भौतिक सुविधाएं प्राप्त करने की। फर्दर द पोएट सेज दैट, इन पंक्तियों में कवि और आगे ये कहते हैं कि द फिशरमैन विल आल्सो स्टॉप, मछुआरे भी रुक जाएंगे, एंड नॉट हार्म द वेल्स इन द सी, और वो समुद्र में वेल नाम की जो मच्छी होती है उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दिस मीन्स दैट, तो इस पंक्ति से कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि द पोएट इज अर्जिंग एवरीवन नॉट टू हार्म द एनिमल्स। कवि इस पंक्ति के माध्यम से हमें यह अवेयर करते हैं कि हमें इन एनिमल्स को किसी भी तरह का हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि इनको जितना हानि पहुंचाएंगे तो यह
इनकी प्रजातियां, जैसे कि और भी कई प्रजातियां जो है वो इस दुनिया से विलुप्त हो गई है और ये प्रजातियां भी विलुप्त हो जाएगी। Here he gives the example of the whales। यहां पर कवि वेल मछली का एग्जाम्पल देता है। आर बीइंग हंटेड फॉर द पर्पज ऑफ फूड और ट्रेड, क्योंकि इन वेल मछलियों का शिकार किया जाता है पर्पज ऑफ द फूड, भोजन के उद्देश्य के लिए, और ट्रेड या फिर कुछ लोग व्यापार भी करते हैं। He also wants people to calm down so that, कवि लोगों से यह भी आग्रह करता है कि आप सब शांत हो जाएं ताकि they can stop and see what they have achieved or lost। कवि कहता है कि हमें हर तरह की एक्टिविटीज एक बार के लिए रोक देनी चाहिए ताकि हम ये देख सके, ये समझ सके कि हमने क्या प्राप्त किया है और क्या खोया है। वैसे एक फेमस सेइंग है इंग्लिश की कि लॉस एंड गेन टू साइड्स ऑफ ए सेम कॉइन, या जॉय एंड सॉरो टू साइड्स ऑफ ए सेम कॉइन। तो हमें टाइम मिलेगा, क्योंकि भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें पता ही नहीं चलता है कि हमने क्या अर्जित किया है और क्या खोया है। तो एक बार के लिए यदि ये सारी एक्टिविटीज रोक दी जाती है तो हमें समझने का समय मिलेगा, तो हम दुनिया को समझ पाएंगे कि हमने क्या नुकसान किया है और क्या हमको बेनिफिट हुआ है, उसके बारे में सोचने का समय होगा। फॉर दिस ही गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ द मैन, इसके लिए वह आदमी का उदाहरण पेश करता है हु गैदर साल्ट, जो नमक इकट्ठा करता है। हुज हैंड्स आर हर्ट, क्योंकि नमक इकट्ठा करते करते उसके हाथों में घाव हो गए हैं। Here he wants everyone to stop for a while in order to see and feel their achievements and how much they have lost for the sake of patterning such materialistic things। इस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कवि ये आग्रह करता है कि हमें कुछ समय के लिए अपनी एक्टिविटीज को रोक देनी चाहिए ताकि हम देख सके और फील कर सकते कि हमने क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है और कितना हमने खोया है। किसके लिए? सच मैटेरियलिस्टिक थिंग्स, ऐसी अभौतिकवादी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए क्या उपलब्धि हासिल की है और क्या खोया है, इसके बारे में विचार करने का समय होगा। नेक्स्ट स्टेंजा नंबर 3, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉश। अब इसमें कभी उन लोगों से या उन देशों से आग्रह करते हैं जो पर्यावरण के खिलाफ युद्ध करते हैं, मतलब पर्यावरण को नुकसान करते हैं। जैसे कि इसमें वो पर्यावरण का दोहन करते हैं, वार्स विथ गैस और वार्स विथ फायर, जिसमें वो जहरीली गैसों का प्रयोग करते हैं, या आग्नेय शास्त्र जो होते हैं उनसे युद्ध करते हैं, जैसे एटम बम, हाइड्रोजन वगैरह, या ऐसे कई पॉइजनस गैसें जो होती है उनसे वो युद्ध करते हैं। इससे दुनिया को तो नुकसान होता ही होता है, एनवायरमेंट को भी बहुत ज्यादा हानि होता है। तो कवि इस पंक्ति के माध्यम से आग्रह करते हैं कि आपको इस तरीके के जो विनाशकारी या डिस्ट्रक्टिव जो आर्म्स होते हैं उनका डेवलपमेंट नहीं करना है। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, अब वहां जीत तो हो जाती है किसी एक देश की, लेकिन कोई जिंदा नहीं बचता है। तो अब वो जीत किस काम की, जब उस जीत की खुशियां मनाने वाला इस दुनिया में रहा ही नहीं हो। कवि एडवाइस करता है लोगों को, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, खियारे भाई साफ सुथरे कपड़े पहनिए, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द सीड, आप अपने भाइयों के साथ में घूमिए, कंधे से कंधा मिलाते हुए, हाथ से हाथ मिला करके पेड़ों की छांव में जाइए, प्रकृति का आनंद लीजिए, डूइंग नथिंग, कुछ भी ना करते हुए।
What I want should not be confused with total inactivity. कवि इस पंक्ति के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि मैंने जो टोटल इनएक्टिविटी यानी पूर्णतः या निष्क्रियता की जो लाइन पेश की है, इसके लिए आपको भ्रमित नहीं होना है। आप लोग सोचते होंगे कि कभी हमें कुछ भी न करने की सलाह देता है तो हम लोग खाएंगे पिएंगे क्या, हमारी एक्टिविटीज कैसे होगी, भोजन बनाएंगे तो खाएंगे, बनाएंगे नहीं तो क्या बनाएंगे। तो वो कहते हैं कि मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको सारा काम रोकना है, दैनिक जो क्रियाएं हैं, दैनिक जो कार्य है वो करना है, बट आपके उस काम से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे आप पेड़ काटते हैं घरों के दरवाजे वगैरह बनाने के लिए, तो एक पेड़ काटते हैं उसके बदले आपको 5 पेड़ लगाने चाहिए। इससे नेचर का बराबर बैलेंस रहेगा। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, यानी जीवन वही है जिसे जिया जाए। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, यानी कि मैं बिल्कुल भी इनएक्टिविटी का पक्षधर नहीं हूं। अब देखिए इन स्टेजा के माध्यम से कवि क्या बता रहे हैं उसके बारे में यहां जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसके बारे में अपन बात करते हैं, जिससे कि ये स्टेजा कंप्लीटली हम समझ आएंगे। द पोएट आस्क एवरीवन टू स्टॉप दोज एक्टिविटीज, यानी कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह आग्रह करता है कि हमें वो सारी गतिविधियां जो है उसको रोक देनी चाहिए विच आर डैमेजिंग द एनवायरमेंट, जो कि हमारे एनवायरमेंट को डैमेज करता है। डैमेजिंग द एनवायरमेंट यानी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। टुडे ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर मेकिंग मनी बाय डैमेजिंग द एनवायरमेंट। आज सभी मनुष्य पैसे कमाने के लिए पर्यावरण को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं विद देयर एक्टिविटीज, अपनी उन गतिविधियों के द्वारा, सच एज माइनिंग, जैसे कि हम खनन का कार्य करते हैं, डिफॉरेस्टेशन, वनों का विनाश, वनों को काटना, लेटिंग द केमिकल वेस्ट इनटू रिवर, केमिकल जो वेस्ट होता है वो हम नदियों में बहने जाने देते हैं, एसेट्रा जो चीजें हैं ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। तो ये काम हमें नहीं करना चाहिए। जैसे कि वनों को नहीं काटना चाहिए, केमिकल वेस्ट को नदियों में नहीं बहने देना चाहिए, जैसे कि फैक्ट्रियों का वेस्ट आता है, यानी जो रसायन होते हैं वो नदियों में बहा दिया जाता है। द पोएट आस्क्स अस नॉट टू डू शो, कभी हमें ये कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। He also requests people, कभी लोगों से यह भी आग्रह करता है कि not to involve in wars, कि हमें युद्ध में शामिल नहीं होना है, as there is no benefit of achieving such victory in which no one is left alive। कभी कहता है कि इससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला युद्ध करने से, क्योंकि जो विक्ट्री हम अचीव करने जा रहे हैं, जो प्राप्त करने जा रहे हैं, इन विच नो वन इज लेफ्ट अलाइव, अब वो विक्ट्री क्या काम की जब कोई जिंदा ही नहीं रहेगा। ही सेज सो बिकॉज, कभी ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वॉर्स एंड एनवायरमेंटल डैमेज की युद्ध और पर्यावरणीय जो क्षति है will lead to no life on earth, जिससे क्या होगा, पृथ्वी पर कोई जीवन शेष नहीं बचेगा। He wants people, कभी लोगों से ये चाहता है कि adopt a new approach towards life and mankind, अपने जीवन के प्रति और मानवता के प्रति नई पहुंच का खोज करें, नया विकास करें। He says that you should treat your enemy like brothers, कभी इस पंक्ति के माध्यम से यह रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें हमारे शत्रु के साथ में भी भाइयों जैसा सलूक करना चाहिए, भ्रातृत्व का भाव होना चाहिए। एंड प्रमोट पीस एंड हार्मनी इन द वर्ल्ड, और संसार में शांति और सामंजस्य को बढ़ावा दें, भाईचारा बढ़ाएं, प्रेम बढ़ाएं,
नेक्स्ट फोर्थ स्टेंजा, इफ वी वर नॉट सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, यदि हम हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सिंगल माइंडेड नहीं होंगे, एंड फॉर वन कुड परहैप्स से ह्यूज साइलेंस, और अथाह या विस्तृत अत्यधिक शांति नहीं होगी, नथिंग इंटरप्ट दिस सैडनेस, यानी इस उदासीनता में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्स, और ना ही कभी हमें अपने आप को समझने का समय मिलेगा, एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्स विद डेथ, और हम एक दूसरे को मृत्यु की धमकी देते रहेंगे। तो वेस्टर्स जो है इस पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं इस एक्सप्लेनेशन के द्वारा। नाउ द पॉइंट वांट्स टू क्लेरिफाई टू हिज रीडर्स दैट, यानी कवि अपने पाठकों को यह स्पष्ट करना चाहता है, क्लेरिफाई करना चाहता है कि when he asked them to stop from saying or doing anything, कवि आग्रह करता है कि ना किससे कुछ कहना है और ना कुछ करना है। He does not want anyone to become a non-active person. इस पंक्ति के माध्यम से केवल वो नहीं चाहते हैं कि आप नॉन एक्टिव पर्सन हो जाए, यानी किसी भी कार्य को नहीं करें, ऐसा कवि नहीं चाहता है। वो आपको रोटी खाने से मना थोड़ी करते हैं, आप अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ काम करते हैं, ऐसा करने के लिए मना थोड़ी करते हैं। वो तो इसलिए कहता है कि हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कि हमारी पृथ्वी, हमारा एनवायरमेंट, मानवता और जानवरों के प्रति जो नुकसानदायक काम होता है उस काम को करने के लिए मना करता है, या ऐसे कई आर्म्स, फायर आर्म्स जो होते हैं उनका विकास नहीं करना चाहिए, एटम बम का विकास नहीं करना चाहिए, या ऐसी पॉइजनस गैसों को नहीं छोड़ा जाना चाहिए जिससे कि पूरे पर्यावरण को नुकसान होता हो। नॉन एक्टिव इज ए पर्सन हु रिमेन्स आइडल। अब नॉन एक्टिव व्यक्ति कौन होता है? वो व्यक्ति होता है जो आइडल होता है, आलसी होता है, एंड डज नॉट डू एनीथिंग, और वो कुछ करता नहीं है। Here he simply means that, यहां उसका साधारण से मतलब यह है कि we should stop and see the consequence of our deeds, कि हमें केवल थोड़ी देर के लिए रुकना है और हमारे कार्यों के परिणाम क्या निकले हैं उसका अवलोकन करना है, उसका ऑब्जर्व करना है। जैसे कि आपने कोई पॉइजनस गैस छोड़ी है, उसको डेवलप करके छोड़ा है, अब आप उसका अवलोकन करिए, उस जहरीली गैस के दुष्प्रभाव क्या हुए हैं और उसके बेनिफिट्स क्या हुए हैं, वो देखना है। The poet does not want to see people being killed due to their greed for money. कवि ये नहीं चाहता है कि आप लोग उन लोगों को देखो being killed, मरते हुए, due to their greed for money, पैसों के लिए उनके लालच को, एंड एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज, और वो अपने क्षेत्र का एक्सपेंशन करते हैं, विस्तार करते हैं। फर्दर ही सेज दैट, आगे और वो कहता है कि पीपल आर कंटिन्यूसली वर्किंग टू अचीव देयर टास्क, लोग निरंतर कार्य करते रहते हैं अपने कार्य को अर्जित करने के लिए, विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट देयर रिजल्ट्स, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि हमने जो ये कार्य किया है उसका परिणाम क्या होगा, भला बुरा क्या है, इसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। दे आर इन फियर ऑफ डेथ, क्योंकि उन्हें मृत्यु का भय होता है, एंड देयरफॉर वांट टू अचीव मोस्ट ऑफ द थिंग्स बिफोर देयर डेथ, इसलिए अपनी मृत्यु से पहले वो हर चीज हासिल करना चाहते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, या अपनी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए धन इकट्ठा करते हैं कि बस सारा हमारे पास में होना चाहिए, बाकी किसी के पास में नहीं होना चाहिए। क्यों? कल मर जाएंगे, मौत आ जाएगी, फिर कौन कमाएगा? वो इस मृत्यु के भय से काम में लगे रहते हैं, लेकिन उस काम का परिणाम क्या होता है उसके बारे में कभी भी वो विचार नहीं करते हैं। Here
he asked them to stop for a while. यहां कवि लोगों से आग्रह करता है कि थोड़ी देर के लिए रुकिए and take some moment to relish on what they have achieved till now. कि थोड़े समय के लिए रुकिए और सोचिए कि हमने अर्जित क्या किया है, प्राप्त क्या किया है. Everyone here is living a life. यहां हर कोई जीवन जी रहा है which he wants to achieve various things, जिसमें वो हर प्रकार की चीजें अर्जित करना चाहते हैं, one after another, एक के बाद दूसरा. But now the poet says, लेकिन अब कवि कहता है, it is the time to stop, कि अब हमारे लिए वो समय आ गया है कि हमें रुक जाना चाहिए and see what has been achieved, और हमें ये देखना चाहिए कि हमने अर्जित क्या किया है and should be enjoyed, और जो प्राप्त किया है उसका आनंद लीजिए. अब एनवायरमेंट को इतना नुकसान नहीं पहुंचाइए. This will help us, वो हमारी मदद करेगा. स्किप द सैडनेस, यानी उस उदासीनता से आगे बढ़ने का, भगाने का, which has become so prominent in our lives, जो कि हमारे जीवन में इतना स्थायी बन गया है, लोकप्रिय बन गया है. द सैडनेस ऑफ नॉट एंजॉइंग, यानी जीवन का आनंद नहीं लेने का दुख. व्हाट वी हैव अचीव्ड, जो हमने अर्जित किया है. एंड द ग्रीड टू अचीव व्हाट नेक्स्ट इज द लिस्ट टू बी अचीव्ड, और अगली हमारी सूची में हमें क्या प्राप्त करना है उसका लालच जो होता है वही हमारे लिए सैडनेस है, नुकसानदायक है, हानिकारक है. फिफ्थ स्टेंजा, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस. कवि कहता है कि शायद पृथ्वी हमें कुछ सिखा सकती है. एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब हर चीज हमें मर प्राय सी लगती है. एंड लेटर प्रॉस टू बी अलाइव, लेकिन पृथ्वी की वो चीजें, प्रकृति की वो चीजें थोड़े समय बाद में वापस जीवित हो जाती है. Now I will count up to 12. कभी कहता है अब मैं 12 तक गिनूंगा and you keep quiet, और आप सब शांत रहना, and I will go, और मैं चला जाऊंगा. तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या देखिए. So no, the poet suggests to the human beings, यानी कि कवि यहां मानव को यह सुझाव देता है कि वी शुड लर्न ए लेसन फ्रॉम द अर्थ, कि हमें पृथ्वी से कुछ सबक सीखना चाहिए. ड्यूरिंग द विंटर्स, देखिए सर्दी की ऋतु में एवरीथिंग फ्रीज, हर चीज जम जाती है, एंड बिकम्स लाइफलेस, और सब निर्जीव बन जाती है. बट व्हेन सीजन चेंज, लेकिन जो ही ऋतु बदलती है, मौसम परिवर्तन होता है. इट्स द वन सेट ऑफ स्प्रिंग सीजन, इसमें ताजा उदाहरण बसंत ऋतु का ले लीजिए. एवरीथिंग प्रेजेंट इन द नेचर, प्रकृति में हर चीज उपलब्ध होती है. सच एज द ट्रीज, बर्ड्स, रिवर्स एक्सेट्रा गेट्स लाइफ, ये सब वापस सजी हो जाते हैं. सो हियर द पोइट, इसलिए यहां कवि बाय गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति का उदाहरण देते हुए वांट्स टू से दैट, कहना चाहता है कि ऑल द ह्यूमन बीइंग्स शुड स्टॉप एंड ट्राई टू जज देयर डीड्स, कि सारे मनुष्यों को अपनी एक्टिविटीज बंद कर देनी चाहिए और उनके द्वारा जो डीड्स किए गए हैं उनको अवलोकन करना चाहिए. जो कार्य उनके द्वारा किए गए हैं उनका जज करना चाहिए, उसके बारे में निर्णय लेना चाहिए. दे कैन ट्राई एंड मेक देयर लाइफ बेटर, उन्हें कोशिश करनी चाहिए और अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए. विद काल्मनेस, पीस, यानी शांति. फाइनली एंड्स अप बाय सेइंग दैट, कवि ये कहते हुए अपना काम समाप्त कर देता है, या अपनी पंक्ति समाप्त कर देता है कि नाउ ही विल काउंट अप टू 12, कि अब वो 12 गिनेगा. सो दैट, ताकि वी ऑल में बिकम क्वाइट, ताकि हम लोग सब शांत हो जाएं. हियर क्वाइट मीन्स, यहां पर कवि के क्वाइट वर्ड का यूज करने का तात्पर्य है टू काम डाउन आवरसेल्व्स, कि हम सब शांत हो जाएं. एंड मूव टुवर्ड्स द पाथ ऑफ पीस एंड हार्मनी, हमें किस ओर बढ़ना चाहिए? शांति और सामंजस्य या प्रेम भाव का जो रास्ता है उस ओर आगे बढ़ना चाहिए. आफ्टर सेइंग दिस, यह कहने के पश्चात, ही सेज, वो फिर कहता है आई विल गो, मैं चला जाऊंगा. ही सेज सो, वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि एज ही हैज कन्वेड हिज मैसेज, जैसे कि उसने अपना ये संदेश प्रेषित किया है, बताया है टू द पीपल, लोगों को, एंड वांट्स देम टू बी लेफ्ट अलोन टू थिंक अबाउट इट, कि आप लोग
बी लेफ्ट, चले जाएं एलोन, अकेले, टू थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचते हुए, एंड वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ द पीस, और शांति का जो रास्ता है या दिशा है उसकी ओर कार्य को करें। Question number 1. What will counting up to 12 and keeping still help us achieve? यानी पाब्लो नेरुडा इस पोइट्री के माध्यम से हमें यह बताने जा रहे हैं कि What will counting up to 12 and keeping still, यानी कि 12 तक काउंट करना और शांत रखने से या शांत रहने से हमें क्या अचीव हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, उससे क्या बेनिफिट होगा हमें ऐसा करने से। अब देखिए, द पोइट सेड दैट आई विल काउंट टू 12 एंड यू ऑल हैव टू रिमेन साइलेंट। अब काउंट टू 12 मीन्स 12 आवर्स ऑफ द डे और 12 मंथ्स ऑफ अ ईयर। इफ वी काउंट अप टू 12 एंड कीप स्टिल, यानी कभी कहता है कि हम 12 तक गिने और शांत रह जाएं, इट विल गिव अस सम टाइम, इससे क्या होगा, हमें कुछ समय मिल जाएगा टू एनालाइज आवर डीड्स, यानी हमारे कार्यों का एनालाइज करने का, विश्लेषण करने का कि वो कार्य करने से हमें हासिल क्या हुआ है और वैसा करने से हमें नुकसान क्या हुआ है, इसके बारे में हमें मदद मिल जाएगी, हमें सोचने का टाइम मिल जाएगा कि अब हमें क्या करना है और एक दूसरे को हम टाइम दे पाएंगे। नहीं तो मनुष्य पैसों के पीछे इतना पागल हो चुका है, इतना ग्रीडी बन गया है कि वह अपने रिश्तेदारों को या अपने घर के लोगों तक को समय नहीं दे पाता है। अब देखिए आगे क्या कहता है कवि, इट विल अलाउ अस सम मोमेंट्स, इससे क्या होगा, हमें कुछ पलों के लिए अनुमति मिल जाएगी टू थिंक अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ आवर एक्टिविटीज, यानी हमने जो भी एक्टिविटीज की है उसका परिणाम क्या हुआ है उसके बारे में सोचने का थोड़ा समय मिल जाएगा। पीपल इन द वर्ल्ड आर इन्वॉल्व्ड इन वॉर्स एंड आर आल्सो डैमेजिंग द एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू अचीव देयर एम्स। कवि कहता है लोग क्या करते हैं, संसार के लोग आर इन्वॉल्व इन वॉर्स, यानी युद्धों में शामिल हो जाते हैं एक दूसरे से, मतलब एक देश दूसरे देश पे आक्रमण कर देता है और वह पर्यावरण को भी डैमेज कर रहे हैं। क्या करने के लिए, इन ऑर्डर टू अचीव देयर एम्स, अपने लक्ष्य या गोल को अचीव करने के लिए वो एनवायरमेंट तक को हानि पहुंचाने से नहीं रुकते हैं। अनफॉर्चुनेटली दिस इज टेकिंग ऑल ऑफ अस टुवर्ड आवर ओन एंड। दुर्भाग्य यह है कि हमारे द्वारा ये किए गए कार्य हमें ही हमारे अंत की ओर ले जा रहे हैं। इसलिए कभी हम सब ह्यूमैनिटी को एडवाइस देते हैं कि हमें कुछ समय के लिए सारी एक्टिविटीज को बंद कर देनी चाहिए, यानी कि हमारे द्वारा जो डीड्स किए गए हैं उनके लिए क्या बेनिफिट्स हैं और क्या उनसे लॉसेज होते हैं उसके बारे में सोचने का थोड़ा समय मिल जाएगा। सो वी नीड टू थिंक इन ऑर्डर टू अचीव पीस एंड हार्मनी, ताकि हमें शांति और वह सामंजस्य को हासिल करने के लिए थोड़ा समय मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ? क्या आप सोचते हैं कि कवि जो है वो पूर्णतः या निष्क्रियता और मृत्यु का पक्ष लेता है? नो, द पोएट डज नॉट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ, यानी कवि टोटल इनएक्टिविटी और डेथ का पक्षधर नहीं है। कवि नहीं चाहता है कि आप कुछ काम मत करो, वो चाहता है आप काम करिए, बट ऐसा काम करिए जिससे कि काम भी हो जाए और किसी को लॉस भी ना हो। He clarifies this in his poem, वह इस बात की अपनी कविता के माध्यम से स्पष्ट करते हैं कि he wants all the people, वो चाहता है कि सारे लोग
जस्ट स्टॉप फॉर ए वाइल, कि वो थोड़ी देर के लिए रुक जाए, इन ऑर्डर टू एनालाइज देयर एक्टिविटीज, यानी कि अपने द्वारा की गई एक्टिविटीज के बारे में विश्लेषण कर सके, एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेज, और उन एक्टिविटीज के परिणाम क्या हुए थे उसके बारे में सोचे। He wants human beings not to support war, कवि चाहता है सभी मनुष्यों से कि आप लोग वॉर का सपोर्ट न करें, एंड डैमेज टू द एनवायरमेंट, और युद्ध करेंगे तो आप लोग कई डेंजर्स विस्फोटक फायर करेंगे या पॉइजनस गैसें जो होते हैं वो आप छोड़ेंगे या फायर करेंगे। इससे क्या होगा, एनवायरमेंट जो है वो पॉल्यूट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम, यानी वो कौन सी उदासीनता है जिसके बारे में कवि इस कविता के माध्यम से बताना चाहता है। द सैडनेस इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एक्शन एंड डीड्स, यानी वो उदासीनता क्या है, हमारे स्वयं के द्वारा किए गए कार्य, उसी का परिणाम है। According to the poet, we all are in hurry of achieving various tasks in our life. कवि के अनुसार हम सब लोग जल्दी में रहते हैं कि हमारे जीवन में कौन से टास्क हमें करने चाहिए, विभिन्न प्रकार के उन टास्कों को पूरा करने की जल्दी में रहते हैं। तो उस जल्दी से हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, अन्य जो इनोसेंट एनिमल्स या इंसेक्ट्स पाए जाते हैं या अन्य स्पीसीज जो पाई जाती है इस वर्ल्ड के अंदर, हम उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सैडनेस हमारे स्वयं के कार्यों के द्वारा ही होती है। हम अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, और हम जैसा करेंगे वैसा उसका परिणाम हमारे सामने आएगा। तो कवि कहता है कि आज की दुनिया दुखी है। क्यों दुखी है? अपने किए हुए कार्यों के द्वारा। दिस टाइम्स प्रोव्स डेंजर्स फॉर अस, यानी ये भागदौड़ जो है वो हमारे लिए क्या हानिकारक सिद्ध हो जाती है। एज वी डोंट एनालाइज अवर एक्शंस, जैसा कि हम अपने कार्यों के बारे में विश्लेषण नहीं कर पाते हैं, उनके बारे में चिंतन नहीं कर पाते हैं। सो वी लैंड आवरसेल्व्स इन ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, इसलिए हम बहुत सारी समस्याओं में जकड़ जाते हैं। These problems then become the reason for our sadness, और यही समस्याएं हमारी उस उदासीनता का कारण बन जाती है। As referred to in the poem, जैसा कि इस कविता के माध्यम से बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, what symbol from the nature does the poet invoke? Invoke का मतलब होता है आह्वान करना या फिर रिक्वेस्ट करना, अनुरोध करना। That there can be life under apparent stillness, कि खामोशी या शांति में भी या उसके अधीन भी हमारा जीवन रह सकता है या फल फूल सकता है। The poet takes the example of the earth, यहां पर कवि पृथ्वी का उदाहरण देकर के बताना चाहता है कि जिस तरीके से विंटर सीजन के अंदर एवरीथिंग इज फ्रोजन, सब कुछ जम जाता है ड्यू टू fog, frost, but in spring season everything blooms। तो देखिए, to prove that there can be life under apparent stillness, यानी कि पृथ्वी का उदाहरण देते हुए कवि ये बताता है कि पूर्ण शांति में भी हमारा जीवन रह सकता है, बन सकता है। The earth never gets inactive, जैसे कि आप चाहते हो कि कवि कहता है कि हम सब इनएक्टिव हो जाएं, तो देखिए पृथ्वी से कुछ सीखिए, वो कभी इनएक्टिव नहीं होती है। We experience the change in the seasons, जैसा कि हम लोग हर ऋतु में परिवर्तन देखते हैं, which brings so many different things with it, और हर ऋतु अपने साथ अलग अलग वस्तुएं परिवर्तन लेके आती है। इन विंटर, जैसे कि जाड़े की ऋतु से को लीजिए, थिंग्स कांट स्टैंड स्टिल, क्योंकि सारी चीजें स्थिर हो जाती है। एज द वाटर बॉडीज फ्रीजेज, जैसे कि जलपिंड जम जाते हैं। द ट्रीज शेड देयर लीव्स, पेड़ अपनी पत्तियां शेड कर देते हैं, मतलब तोड़ देते हैं, या वो पत्तियां जो है वो
शेड हो जाती है, झड़ जाती है। बट एज सुन एज द स्प्रिंग सीजन कम्स, लेकिन जो ही बसंत की ऋतु आती है, इट ब्रिंग्स विथ इट द लवली फ्लावर्स। बसंत ऋतु में प्यारे प्यारे फूल निकल आते हैं, फ्लोइंग रिवर्स, नदियां बहना शुरू हो जाती है, एंड द न्यू लाइफ इज गिवन टू द नेचर। और इसी के साथ में प्रकृति को नया जीवन मिल जाता है। सो द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट, इसलिए कवि इस आंसर के माध्यम से हमें यह प्रदान करना चाहता है कि, या संदेश देना चाहता है कि वी शुड स्टे calm, कि हमें शांत रहना चाहिए। बट दैट डज नॉट मीन दैट, उसका तात्पर्य यह नहीं कि इट विल ब्रिंग टोटल इनएक्टिविटी एंड स्टिलनेस, जिससे कि पूर्ण निष्क्रियता और शांति छा जाए। ऐसी इनएक्टिविटी नहीं लानी है, हमें सिर्फ शांत रहना है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें एनवायरमेंट को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना है हमारे कार्य के द्वारा। इसी के साथ में ये पोइट्री यही एंड हो जाती है, और आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट पोइट्री के दौरान। तब तक के लिए अ लॉट ऑफ थैंक्स।